कि जो श्रेष्ठ है, जो योग्य है, जो अयोग्य है, उसमें भेद नहीं करें, केवल एक बात देखें कि जाति क्या है। 10 लोग बैठे हैं आपस में, तो पहली बात यही देखें कि व्यक्ति किस जाति का है, उसके हिसाब से हम तय करें कि हमारी मित्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होगा। अगर ऐसा बिहार हम बना देते हैं तो राजनीतिक परिवर्तन से कहां परिवर्तन हो। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, सत्ताएं बदलेंगी, व्यवस्था तो वही रहेगी। पलायन तो उसी प्रकार से चलता रहेगा। यदि 5,000 यहाँ है और 38,000 दिल्ली में है, 48,000 सिक्किम में है, तो राजनीतिक परिवर्तन भी यदि हम चाहते हैं उस लिए सक्षम हो जाए, स्पष्ट सी बात है, जब तक समाज में एक बड़ा परिवर्तन नहीं हो, जब तक जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर हम समाज को नहीं जोड़ेंगे, इन विषयों से ऊपर हम सोचें बिहार को आगे ले जाना, तो केवल ये देखें कि बिहार आगे कैसे जा सकता है। इन भावनाओं से ऊपर हम नहीं उठे तो बिहार कहां बदलेगा। तो 2047 तो क्या, 2147 में भी इसी प्रकार पलायन चलता रहेगा यदि हम नहीं सुधरे। लेकिन आशा क्यों जगती है, तो प्राचीन बिहार ऐसा नहीं था। जातियां थी उस बिहार में भी जो प्राचीन काल में थे, लेकिन ऐसा जातिवाद अगर तब रहा होता तो मगध में नंदवंश कहां से आता। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक बन सके, ये हमारे ही पूर्वजों की तो दृष्टि थी। जो योग्य थे उनका पूरा समर्थन बिहार के समाज ने किया, और तभी नंदवंश का भी उदय हुआ, और तभी आचार्य चाणक्य भी जब चले, यदि उनके मन में उस प्रकार का जातिवाद रहा होता तो खोजते कि हम अपनी जाति के लड़के को चुनेंगे और वही अखंड भारत का सम्राट बनेगा, और खोजते रह जाते तो चंद्रगुप्त कहां मिलता। सोच बड़ी थी तभी तो चंद्रगुप्त महान को हम लोग एक शासक के रूप में स्थापित कर पाए। यदि उस प्रकार की सोच रहती तो वैशाली कहां स्थापित होती। 7,707 गणराजा चुने जाते थे पूरे उस उत्तर बिहार के क्षेत्र में, जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी और पश्चिम में नारायणी गंडक थी। और 7,707 गणराजा किसी जाति के आधार पर नहीं चुने जाते थे। अलग अलग क्षेत्रों से लोग चुनकर उनको वैशाली के संथागार में भेजते थे, जिसके अवशेष आज भी राजा विशाल के गढ़ में विद्यमान है। सोच अलग थी। वेदांत की धरती रही, उपनिषदों की भूमि रही, जिसमें कहा गया तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं, तुम वही हो। कोई भेद नहीं था। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। इस प्रकार की कल्पना को लेकर हमारे पूर्वज उस प्राचीन काल में सोचने लगे थे। इसीलिए जातियां थी, जातिवाद नहीं थी। लेकिन आज तो आधुनिक युग में और लंबा जाना है, तो कैसे लोगों को जोड़ सकें, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर ही तो अफगानिस्तान के पार तक जा पाए। आज क्या आवश्यकता है बिहार, हर बिहार वासी को हम शिक्षित कर सकें। 9 करोड़ लोग यदि अच्छे से शिक्षित हो गए, आज सोचिए बिहार के महाविद्यालयों में शिक्षा की स्थिति क्या है, क्या किसी से छुपा हुआ है। यदि 9 करोड़ लोग शिक्षित हो गए, 9 करोड़ लोग पूर्णतः स्किल्ड हो गए कि अपने लिए भी रोजगार का सृजन कर सकें, तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा बिहार। आज क्या स्थिति है, शिक्षा का स्तर हम सभी जानते हैं, बातें बना सकते हैं, कह सकते हैं, कुछ ही लोग हैं जिनको उत्कृष्ट शिक्षा हम दे पा रहे हैं। शेष का क्या होगा। केवल सरकारी नौकरी की बात किए तो 1% होगा, उत्कृष्ट शिक्षा की बात किए तो भी यदि कुछ प्रतिशत को ही हम शिक्षित कर पाए, व्यक्ति किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, पुरुष हो, महिला हो, यदि शिक्षित हम नहीं कर पाए तो बिहार विकसित नहीं होगा। हर व्यक्ति की भूमिका है, हर पंचायत की भूमिका है, हर विद्यालय की भूमिका, हर महाविद्यालय की भूमिका है। लक्ष्य है 2047, और आज यदि नहीं जगेंगे तो साल तो बीतते जाएंगे। 5 वर्षों के बाद क्या स्थिति है मैंने आपको बता दी। 10 वर्षों के पश्चात भी हम कहीं बढ़ने वाले नहीं है यदि स्थिति ऐसे ही रही। यदि हम सोचेंगे केवल राजनीतिक परिवर्तन से चीजें बदल जाएंगी, तो देखिए स्टैटिस्टिक्स सामने है। लेकिन यदि बिहार में उद्यमिता की क्रांति हम लाने का प्रयास करें, इसमें इस पूरे अभियान में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। ऐसे लोग जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, यहाँ अपने लाभ के लिए लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं, अपना अंशदान करने के लिए जोड़ रहे हैं कि आप बिहार को क्या देना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर यही। व्यक्ति किसी संगठन में जुड़ता है और ये सोच के जुड़ता है कि भाई इससे मेरा क्या लाभ होगा, तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को जोड़ने का प्रयास करें जो जुड़े तो इस भाव से जुड़े कि हम बिहार को क्या दे सकते हैं। तो किस जो स्थिति है
उसके विकराल रूप की व्याख्या मैंने आपको कर दी। यदि आज भी हम सचेत नहीं हुए, प्रारंभ में कुछ ही होंगे, प्रारंभ में पूरे समाज को हम नहीं जगा पाएंगे, लेकिन मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि 4 वर्षों में हर शनिवार, हर रविवार, हर अवकाश के दिन जब भ्रमण करता हूं पूरे बिहार के कोनों में, तो आज लाखों लोग जुड़ चुके हैं, और 2 लाख तो केवल व्हाट्सएप में। लेकिन मुजफ्फरपुर के लिए मैं बड़ा चिंतित रहता था। अभी उम्मीद की किरण जगी जब मीरा मिश्रा जी, राज रोशन जी जगे, लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। आज कांटी इसलिए मैं आया हूं कि इस अभियान को आगे बढ़ाना है। उद्यमिता की क्रांति का मतलब है बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स, केवल सरकारी नौकरी नहीं, नया उद्योग, नया व्यवसाय लगा सकें, और उसके लिए हम कैसे एक दूसरे को सहयोग कर सकें, समर्थन कर सकें। अभी भागलपुर में कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर, पीएनबी कॉलेज में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें लगभग 100 विद्यार्थियों को उद्यमिता के लिए प्रशिक्षित किया गया था 1 महीने तक। अभी नवादा जा रहा हूँ, स्टार्टअप समिट है 18 तारीख को, अगले रविवार को। इससे पहले जमुई में स्टार्टअप समिट हुआ था। प्रयास है कि हम युवाओं को बड़ी संख्या में एंटरप्रेन्योरशिप की ओर, नया उद्योग, नए स्टार्टअप लगाने की ओर प्रेरित करें, प्रशिक्षित करें, और एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करें जिसमें यदि व्यक्ति स्टार्टअप लगाते हैं तो सफलता प्राप्त करें। विश्व भर में स्टार्टअप्स में केवल 10% से लेकर अधिकतम 40% ही स्टार्टअप सफल होते हैं। लेकिन बिहार का जो स्वप्न हम लेके चल रहे हैं, इसमें सफलता के दर को बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। हम लोग इस अभियान में एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि 2028 तक बिहार के हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप ऐसे हो जाएं जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो, कम से कम 100 लोग। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।